हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों की कि 12th क्लास और स्टार्ट किया जा रहा है आप इस यूट्यूब चैनल पर। और ये बात भी आप लोग ध्यान देंगे कि 11th का जो कोर्स है वो कंटिन्यू है और 12th का आज से स्टार्ट किया जा रहा है। और 12th का जो कोर्स है वो आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। और कोर्स के साथ साथ आपको किस तरह की पढ़ाने के तरीका होगा वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ स्टार्ट भी करेंगे टॉपिक। तो देखिए और समझिए। आज हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए पढ़ाने का क्या पैटर्न रहेगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान दें, मैं 2 पार्टों में आपको पढ़ाऊँगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका, पार्ट ए और पार्ट बी। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कितने पार्टों में पढ़ाऊंगा बच्चों? 2 पार्ट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होगा वो सुन लीजिए ध्यान से। पार्ट ए के अंदर बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, पार्ट ए में कंप्लीट एनसीईआरटी होगी आपकी। समझ रहे हो मेरी बात को? जो आपकी बोर्ड एग्जाम होगी बच्चों, उससे रिलेटेड जो भी सारा का सारा जो सिलेबस होगा वो पार्ट ए के अंदर होगा। तो पहला फोकस बच्चों ये रहेगा कि आपको पार्ट ए कंप्लीट करवाने का, अर्थात आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसका पूरा सिलेबस कवर करवाने का। जब आपका वो सिलेबस कवर हो जाएगा या जैसे जो टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है, उसके अलावा फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आएगा? एडवांस। और एडवांस किस में होगा? ध्यान से सुन लो, पार्ट बी में। क्लियर है? बिल्कुल, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। और ये जो होगा वो पूर्ण रूप से किस पर होगा? ऐप पर होगा, एप्लीकेशन पर होगा। और जो ऐप पर जो होगा वो आपको पार्ट बी तो मिलेगा ही मिलेगा, पार्ट ए यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ऐप और यूट्यूब दोनों का एक ही नाम है, ध्यान रखना। ऐप भी इसी नाम से हैं, यूट्यूब भी इसी नाम से हैं। और किससे हैं? मैथ्स बाय MK जैन सर। इसी नाम से आप लोगों के पास क्या होगा? YouTube चैनल है अपना, और इसी नाम से एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कोर्स का पूरा फ़ायदा मिल पाए। फिज़िक्स का भी इसी चैनल पर स्टार्ट है, कंटिन्यू है। फिज़िक्स भी पढ़ाई जा रही है आपको, ठीक है। आने वाले समय में जैसे केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, तो आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे। और इससे आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप स्कूल कॉलेज का मतलब स्कूल अगर जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जितना भी टाइम बचता है, आपकी कोई डाउट है वो सारी चीज़ें आपकी नॉर्मली क्लियर हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखें, एक क्लास में किसी भी चीज़ को अपन क्लियर नहीं कर पाते। आप भी जानते हो, एक क्लास ली और हम ये डिसाइड कर ले कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता। कम से कम 5-7 क्लासें आप लीजिए, उसके बाद दिमाग में ये डालिए कि हाँ हमें समझ में आया कि नहीं आया। उसका एक ही मेथड होता है बच्चों इस बात को परखने का। वो क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनो कि जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा और टॉपिक पढ़ने के बाद में आपसे क्वेश्चन होने चालू हो गए या आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा। यह सबसे बड़ा तरीका होता है। टीचर का समझाते टाइम समझ में आना एक अलग चीज़ हो गई, क्योंकि समझाते टाइम समझ में आने का मतलब तो ये होता है बच्चों कि वो तो कंटिन्यू है, टीचर जो समझा रहे हैं उसी समय बहुत अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब सोल्व करोगे ना आप लोग, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि मैं पार्ट ए और पार्ट बी के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है बच्चों। आपको चैनल मैंने बता ही दिया, दोनों चीज़ें आप लोग कर लीजिए, दोनों के लिए आपको बेनिफिट होगा। और मैथ्स जो 11-12 से रिलेटेड बहुत कुछ मैटर आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ध्यान दें, एंड्रॉइड जो एप्लीकेशन है अपना वो भी मैथ्स बाय MK जैन सर के नाम से हैं, और जो आप यूट्यूब चैनल है वो भी मैथ्स बाय MK जैन सर के नाम से हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो मैंने आपको बताई। इसके बाद सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। 12th का जो सिलेबस है, आप पढ़ने से पहले कुछ बातें मेरी ध्यान से सुने। 12th का सिलेबस इस तरह से ना पढ़े, 12th का सिलेबस एक टारगेट लेकर के पढ़े आप। और टारगेट आपका भी होना चाहिए, टारगेट हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि जितना उद्देश्य आपका रहेगा उतना ही हमारा रहे तो वो कार्य सफल होता है और अच्छे से हम नंबर ला सकते हैं। अब वो कैसे पता चले? उसका एक ही इलाज है, उसका ये है कि देखो एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट, PDF, नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसका PDF भी आपको दिया जाएगा,
जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्या मिलेगा, कंप्लीट उसका नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। क्योंकि आपको केवल क्लास के अंदर समझाया जाएगा और जो आप नोट कर सकते हो वो नोट कर लो, उसके बावजूद भी आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। इसलिए कतई टेंशन नहीं लेनी आपको। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व का भी काम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होगी। उद्देश्य क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो आप उस कंसेप्ट को क्लियर करो, पहला उद्देश्य तो आपका। दूसरा उद्देश्य फिर क्या करो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझ रहे हो आप लोग, और फिर प्रैक्टिस करो। यदि आप लोग नहीं करते हो, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसकी एक प्रॉब्लम सोल्व की और आपने सोच लिया कि समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं है। आप यदि किसी टॉपिक को पढ़ के भी यदि कोई अलावा क्वेश्चन लेते हो तो आपसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चनों को रटते हो। रटना नहीं है, समझना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आपकी, जैसे आप जो बोर्ड की एग्ज़ाम की जो बुक है, बस वही बुक से कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो ठीक है। यदि उसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने बोला आपको दोनों चीज़ें मैं आपके पास अवेलेबल करवाऊंगा। कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मिलेगी और उसके साथ आपको एडवांस भी होगा। वो जो एडवांस की जो क्वेश्चंस हैं, आए हुए एग्ज़ाम में जो भी जितने भी क्वेश्चंस है, कंसेप्ट है, जो भी पढ़ाया जाएगा, वो सारा का सारा किस पर होगा, एप्लीकेशन पर होगा। ये विशेष रूप से ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आप रख लीजिए, जिससे आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है, सारा का सारा बेनिफिट आपको हो, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। आज हम बात करेंगे बहुत ही सरल टॉपिक की, क्योंकि आप भी जानते हो जब स्टार्ट किया जाता है तो जहाँ तो कठिन टॉपिक स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि कठिन करेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे सरल टॉपिक है आपका, वो है मैट्रिसेस, जिसे मैं आव्यूह के नाम से आप जानते हो। आपकी बुक का जो तीसरा चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? तो मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लो आप। पहले मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, सारणिक पढ़ेंगे, और उसके बाद जो हम चलेंगे डिफरेंशियल, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड फिर इंटीग्रल, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक सीक्वेंस है, बहुत बड़ा सीक्वेंस है, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, पहले ही नहीं कवर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आज ये कह दिया और अगले दिन दूसरे चैप्टर को स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसी सीक्वेंस से चलूँगा। एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, जैसे हमने आव्यूह पढ़ा, आव्यूह के बाद हम पढ़ेंगे सारणिक, फिर पढ़ेंगे हम अवकलन, जिसी में आ गई लिमिट है ना, फिर पढ़ेंगे हम अवकलनों का अनुप्रयोग, फिर पढ़ेंगे हम समाकलन, फिर पढ़ेंगे हम समाकलनों का अनुप्रयोग। फिर अवकल समीकरण, बहुत ही अच्छा पार्ट है, ध्यान रखना। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद आगे के टॉपिक लेंगे, जैसे हमने वेक्टर ले लिया या 3D ले लिया, 2D ले लिया, तो ये सारी चीज़ें आगे की बात है। पहले ये पूरा का पूरा पोर्शन अपन को कंप्लीट करना है। ये सीक्वेंस अपना रहेगा जो पढ़ने का रहेगा, ठीक है। किसी को ये टेंशन नहीं करनी कौन सा चैप्टर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, तो ये सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा। और एक और बात, आप जब सारणिक पढ़ लो, जैसे आव्यूह आप पढ़ लो, तो आपको लगेगा कि हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है। हर टॉपिक के साथ टेस्ट लिया जाएगा, हर टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रॉब्लम के लिए आपका ग्रुप रहेगा, जिसके अंदर आप प्रॉब्लम डाल सकते हो, या प्रॉब्लम सॉल्व के लिए अपन ऐप पर एक ग्रुप भी जनरेट करेंगे, जो अब जैसे 12th के बच्चों का ही रहेगा, 11th का रहेगा। ऐसे BSc जैसे ग्रेजुएशन भी चलती है इस पर चैनल पर, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासें भी चलती है, सेकंड ग्रेड की भी चल रही है। तो कई सारी चीज़ें, सबकी अलग अलग डिवाइडेशन रहेगा, ठीक है भाई। तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे आव्यूह। जिसे बोलेंगे क्या, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे। इसे पढ़ने से पहले कुछ बातें हम देखें, पुरानी बातों को याद करते हैं। मैट्रिक्स आपने कई जगह देखी है,
आपने देखा हो तो जब आप पढ़ने जाते हो और पढ़ने जाते हो तो आपने देखा होगा ना, टीचर जब लाइन सही करते हैं तो आपसे क्या बोलते हैं पता है क्या? आपसे बोलते हैं बच्चों ये पंक्ति ठीक कीजिए। क्यों बोला जाता है ये? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रूम होता है उसके अंदर जब क्लासरूम बैठी हुई मतलब क्लास बैठी हुई होती है तो उसमें क्या होती है? पंक्तियाँ होती है और स्तंभ होते हैं। होते हैं कि नहीं होते भाई? जब अरेंजमेंट होता है उन सब का तो क्या होता है? पंक्तियाँ होती है, उसके अंदर स्तंभ होते हैं। अब आप लोग जानते हो कि रूम आयताकार है जैसे, और उसमें बच्चे बैठे हुए हैं लाइन वाइज, तो आप बताओ उसमें क्या है? अवयव तो क्या हो गए? बच्चे हो गए। तो क्या हुआ? पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित है कि नहीं है सभी? बताओ, पंक्तियों में बैठे हुए हैं और स्तंभों को आप लगाओ तो उसके अंदर व्यवस्थित है। तो आव्यूह का मतलब यही होता है जिसमें किसकी बात होती है? पंक्ति की बात होती है और स्तंभ की बात होती है। अब पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ। पंक्ति स्टेप डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले समझो। पहले जैसे मैंने एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लिया A11, A12, A21, A22, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया बच्चों, ठीक है। आप खुद देखो इसके अंदर जो पंक्ति है वो है ये क्या कहलाती है? जैसे R1 हो गए, ये क्या हो गया? R2। क्लियर है बिल्कुल? ये दोनों क्या है? स्तंभ। तो ये क्या हो गया? स्तंभ को क्या बोलोगे बच्चों? देखो ये C1 और ये क्या हो गया? C2। हो गया कि नहीं हो गया? तो आपके सामने क्या नजर आया? आपके सामने नजर आया पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये तो पंक्ति कहलाती है और ये वाला जो होता है वो स्तंभ होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ पर एक व्यवस्था ही तो हुई अवयवों की। यदि रूम जैसे क्लासरूम मान लो आयताकार है तो आयताकार व्यवस्था हो गई, यदि क्लासरूम वर्गाकार है तो वर्गाकार व्यवस्था हो गई। जैसे 2x2 की हो गई ये, भाई इसको लिखूंगा मैं, बताऊंगा आपको कितनी तो पंक्तियां हैं। पंक्ति कितनी है? 2। और स्तंभ कितने हैं? 1 2। कितनी हो गई भाई? 2x2 की। ये क्या बताएगा? मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स का क्रम बताता है, ऑर्डर बताता है। क्लियर सी बात है? तो कैसे व्यक्त किया अपन ने? इस तरह से व्यक्त किया। तो आपको नजर आया पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है? अच्छे से पता चल रहा है? जो ये वाली लाइनें होती हैं वो तो क्या कहलाएगी? आपकी रो। और ये वाली जो लाइनें होगी वो क्या कहलाएगी? स्तंभ। जैसे मैं 3x3 की बात करूं, अर्थात 3 के लिए लेके देखूं मैं आपके सामने, तो देखो A11, A12, A13, ये ध्यान रखना, ये पहले क्या चल रही है? पंक्ति। देखो पहली पंक्ति है। अब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको पहचानना आना चाहिए कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है और इसमें अवयवों की व्यवस्था कैसी है और कैसे। जैसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछता है बताओ A11 का मान क्या होगा, A12 का मान क्या होगा, तो कैसे पता चलेगा हमको तब पता चलेगा जब हमें ये पता होगा कि इसकी लिखने का क्या प्रोसेस है। तो देखो जैसे मैं दूसरी पंक्ति में आऊँगा तो दूसरी पंक्ति में आ गया बच्चों। यहाँ पर देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दिख रहा होगा, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। और यदि तीसरी पंक्ति में आता हूँ मैं, पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देख लीजिए। अब सुनो, पहले पंक्ति लिखी जाती है तो 3, और फिर स्तंभ कितने हैं? वो भी 3, तो 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। बताओ बात समझ में आई? आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने अवयवों को व्यवस्थित किया, और जो आपकी मैट्रिसेस है उसका यूज़ मैथमेटिक्स में ही नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। कई जटिल प्रॉब्लम को सोल्व करने के काम में भी आता है, ठीक है। साइंस में भी यूज है, ठीक है। और जैसे इकोनॉमिक्स है उनमें भी यूज है। जैसे हम बात करें इकोनॉमिक्स में भी यूज आता है मैट्रिक्स से, तो बहुत ज़बरदस्त यूज है। मैथमेटिक्स के अलावा अलग अलग फील्डों में काफ़ी यूज़ है मैट्रिसेस का, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यदि हायर मैथमेटिक्स में जाते हो, जैसे आप बीएससी करते हो, या फिर आप जैसे इंजीनियरिंग में जाओगे आईआईटी के बाद, तो वहाँ भी आपको मैट्रिसेस देखने को मिलेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे बीएससी करोगे आप, तो बीएससी में भी आपको मैट्रिसेस देखने को मिलेगी। तो मैट्रिक्स ऐसा टॉपिक है जो ज़बरदस्त यूज़फुल है, और आप लोगों के लिए बेसिक भी है और सरल भी है।
कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। तो हम उसी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आज पहली क्लास है, हो सकता है आपको थोड़ी लंबी लगे क्लास, लेकिन जब हम अगली क्लास में बात करेंगे तो आपको अपने आप रूटीन बन जाएगा, ठीक है भाई। तो देखिए आप लोग बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? अब आप सुनिए, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि आप देखो कि पंक्ति कौन सी है और स्तंभ कौन सा है। तो देखो, ये पहली पंक्ति हो गई बच्चों, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई बच्चों। क्लियर है बिल्कुल? ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया। नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, पंक्ति और स्तंभ आपको नज़र आ रहे होंगे अच्छे से। क्लियर है बिल्कुल? आज हम लिख नहीं रहे, इसलिए अब लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले तो यहाँ तक आपने देखा होगा, समझा होगा। तो आव्यूह की डेफिनेशन क्या निकल के आई? आव्यूह की डेफिनेशन में एक तो पंक्ति का जिक्र हो रहा है, एक स्तंभ का जिक्र हो रहा है और एक अवयव। अवयव में संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हम बात करें संख्याओं का, पंक्ति और स्तंभ एक क्रमबद्ध विन्यास जो होता है वही क्या कहलाता है? आव्यूह। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है भाई। तो डेफिनेशन पर आते हैं बच्चों, और देखिए बच्चों, डेफिनेशन देखते हैं अपन। देखिए बच्चों, मैट्रिसेस की डेफिनेशन आपके सामने है। क्या है सुन लीजिए, कि वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें राशियां या संख्याएं पंक्तियों तथा स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो। क्या बोला मैंने आपसे बच्चों कि आव्यूह क्या होता है? आव्यूह होता है वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें संख्याएं, ठीक है, या राशियां स्तंभ तथा पंक्तियों में एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो। एक क्रमबद्ध तरीके, जैसे पहला स्तंभ चल रहा है ना, तो वो कंटिन्यू पहला स्तंभ आगे बढ़ा, दूसरा चलेगा तो दूसरा चलेगा, एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो। दोबारा सुनिए बच्चों, एक आयताकार क्या बोला गया? वह आयताकार क्रम विन्यास जिसमें राशियां या संख्याएं पंक्तियों तथा स्तंभों में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका मैट्रिसेस कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी, आप लोग ध्यान दे लीजिए। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा। देखिए बच्चों, मैंने समझाने पे थोड़ा फोकस किया। देखिए ए, आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, ए बी सी डी आप खुद देख सकते हो। इसे ऐसे 2x2 की लिखेंगे, अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया। बताओ इसमें क्या है? इसमें ABCD क्या है? अवयव है, और ये अवयव एक विशेष क्रम से पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित है। देख लीजिए आप, व्यवस्था ही तो हुई है ये। कभी आपने देखा होगा 100-200 बच्चों की जैसे नामांकन वगैरह, जैसे प्राप्तांक वगैरह देते हैं ना, रिजल्ट निकालते हैं, तो उसमें क्या इंडेक्स बना दी जाती है कि इसके फिजिक्स में इतने नंबर है, इतने प्रैक्टिकल में आए, इतने इसमें आए। तो ये सारे चीज़ क्या है? मैट्रिक्स का यूज़ है। तो वही चीज़ हो गई। बताओ ये क्या हो गया आपके सामने? मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ूँ मैं? आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हम बात करेंगे जो मैट्रिक्स होती है उसके लिए जनरल अपन ने एक बात की मैट्रिक्स की। देखिए A11 A12 A1n जनरल ले ली मैंने। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ... दूसरी पंक्ति और nवां स्तंभ। समझ के कोशिश करना। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति। कंटिन्यू बढ़ा ना ये जैसे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और आगे, चलो ठीक है, और आगे बढ़ा देता हूँ। ये ... ये कहाँ तक गया? n तक। अब बताओ, मैंने MV पंक्ति ले ली, M1 M2 ... AMN, तो पहली तो पंक्ति आ गई और आगे स्तंभ आ गया। अब आप खुद देखिए,
आपके सामने क्या बना, आपके सामने वह मैट्रिक्स बन गई जिसमें m तो पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं। अब जनरल ले लिया मैंने, इसमें जो है आप 2x2 की भी बना सकते हो, 3x3 की भी बना सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही दिया जाता है कि बताओ मैट्रिक्स में a11 का मान बताओ, a12 का मान बताओ। तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है वो। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर है? अब मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। मैट्रिक्स का जो उपयोग किया गया था, जो महान गणितज्ञ थे ओथर के लिए, क्या था? ओथर के लिए ने क्या किया, समीकरणों को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स का उपयोग किया गया। ओथर के लिए ने क्या किया गया कि जो समीकरण थी, इक्वेशन थी, उनको सोल्व करने के लिए मैट्रिसेस का उपयोग किया गया। मैट्रिक्स का उपयोग किया सबसे पहले उन्होंने। ठीक है, तो किसने यूज़ किया था? ओथर के लिए ने यूज़ किया था। वो भी आपको ध्यान रखना है कि वो किसने यूज़ किया था भाई। और सर्वप्रथम किसने यूज़ किया? सर्वप्रथम मैट्रिक्स का उपयोग ओथर केले ने समीकरणों को हल करने के लिए किया। गया, बोलिए कोई दिक्कत है बच्चों? तो क्या कहा गया, सभी बच्चे सुनिए कि मैट्रिक्स का जो उपयोग है ओथर केले ने क्या किया? ओथर केले ने समीकरणों को हल करने के लिए किया गया कि मैट्रिक्स का जो उपयोग है वो क्या होता है, मतलब कि उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स का जो उपयोग किया वो किस में किया? समीकरणों को हल करने के लिए किया गया था। ठीक है भाई, एक बेसिक सी नॉलेज है जिसमें क्या है, कुछ तथ्यात्मक चीज़ें भी बतानी होती है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात आप क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर के बात कर रहा हूँ। a11, a12, a21, a22, बताओ ये कौन से है? 2x2 की मैट्रिक्स है ना, एक जनरल मैट्रिक्स। मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आपको क्या है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो दिखाई भी दे रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो फिर तो आप पढ़ नहीं रहे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे, दे रहे हो ना? तो मैं एक एग्जांपल लिया मैंने बच्चों, ये एग्जांपल ले लिया, जैसे कोई सेट ले लिया मैंने 2, 5, 7, 8। अब आपसे कह दिया गया बताओ बच्चों a11 क्या होगा, बोलो। a11 का मतलब अभी तो देख के बोलना है, बाद में आपको दिमाग में रखना है सीधा, ये नहीं होगा बाद में आपके सामने। आपको इसी मैट्रिक्स को देख के ये जज करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि यदि मान लो आपने जज ही नहीं किया ना तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो बताओ a11 क्या है? a11 का मतलब है बच्चों पहली तो पंक्ति और ये फर्स्ट ही स्तंभ। अब पहली पंक्ति ये रही, पहला स्तंभ ये रहा, इसका मतलब अवयव कौन सा है? ये। इसको किससे कंपेयर कर दिया मैंने? इससे, जब तो मैंने निकाला। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो देखो बच्चों a11 का मान कितना आ गया? 2। इधर आ जाओ, मैंने पूछ लिया a22 का मान। अब आपको दिमाग को इतना स्पीड से चलाना है कि तुरंत आपके दिमाग में आ जाना। a22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तुरंत आ गया, दूसरा स्तंभ आ गया। ये बताओ, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो पहली पंक्ति हो गई, तुरंत आपके पास 8 आ जाना चाहिए। मेरा बात को समझ रहे हो आप? कि आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत इजी बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। जब आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन करते हो, जब एक्सरसाइज का जो मतलब जो क्वेश्चन होता है ना आपके पेपर का या बुक का, जब आप पढ़ते हो तो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि कौन सा अवयव होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत चलनी चाहिए वो बात। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे आप लोगों से पूछा गया बताओ a21, लो a21 का मतलब सेकंड पंक्ति
फर्स्ट स्तंभ कौन सा आ गया? ये आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आप लोगों की? क्लियर हो रही होगी। तो आज हमने ये देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, और ये देखा हमने बच्चों कि मैट्रिक्स में पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, कैसे अवयव निकालते हैं अपन, कैसे हम देखते हैं कि कौन सा अवयव उसके अंदर किस जगह व्यवस्थित है। कई बार क्या आपके जैसे 3.1 पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि बताओ इस अवयव का मान क्या होगा, तो आपको उसकी व्यवस्था पता होगी तो आप मान ज्ञात कर लोगे। ठीक है, तो आज देखो पहली क्लास है तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैंने बेसिक बताया। कल से अपन क्या करेंगे, आप लोगों को किस पर चलेंगे, मैट्रिक्स पे ही चलेंगे और मैट्रिक्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंटिन्यू, जैसे डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। ये सारी चीज़ें धीरे 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 आपको समझाता चलूँगा। ठीक है, और ये बात ध्यान रखें, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को बस चीज़ों को समझने में, तो कम से कम 5-7 क्लासें आप कंटिन्यू लें, कंटिन्यू आपको मिलेगी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर। तो आप जुड़े और आपको अच्छी लगती है क्लास तो आप लोग कमेंट भी किया करो, और साथ में आप लोगों को कि जितने भी फ्रेंड हैं उन लोगों को भी शेयर करें। ठीक है भाई, और खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू आज के लिए।